नमस्कार। आज कई तरह की खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे। कुछ अच्छी खबरें हैं तो कुछ थोड़ी चिंता वाली भी। जी नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही खबर लेते हैं जिसका असर लाखों परिवारों पर सीधे पड़ने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते मतलब डीए में बढ़ोतरी हुई है। हाँ, ये एक बड़ी खबर है आज की। केंद्र सरकार ने अपने करीब 49 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। अच्छा, 3% के। जी, ये 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत है। तो इस 3% की बढ़ोतरी के बाद अब कुल डीए कितना हो गया है और ये कब से लागू मानी जाएगी? देखिए, इस 3% के बाद डीए मूल वेतन का 55% से बढ़कर अब 58% हो गया है। 58%? हाँ, और खास बात यह है कि इसे 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना गया है। ओ, यानी पिछले कुछ महीनों का एरियर भी मिलेगा। बिल्कुल, इसका मतलब है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों का जो बकाया पैसा है वो अक्टूबर की सैलरी के साथ ही मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, खासकर त्योहारों का मौसम बिल्कुल सिर पे है, दिवाली सब आने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इस टाइमिंग का क्या महत्व देखते हैं आप? क्या ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है या इसका इकोनॉमी पर भी कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए तो ये सीधी राहत है ही। हाँ। उनके हाथ में थोड़ा अतिरिक्त पैसा आएगा। हाँ। तो उनकी जो खरीदने की क्षमता है, मतलब क्रय शक्ति, वो बढ़ेगी। हाँ। लेकिन इसका एक, आप कह सकते हैं, व्यापक असर भी हो सकता है। जैसे जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पास थोड़ा ज्यादा पैसा आता है, हाँ। तो बाजार में मांग बढ़ती है। हाँ। और त्योहारों के सीजन में तो वैसे भी लोग खरीदारी करते हैं। हाँ। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, घर का सामान वगैरह। सही बात है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इससे अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा सहारा मिलेगा, मांग बढ़ेगी। हाँ, हालांकि ये भी देखना होगा कि महंगाई को देखते हुए ये 3% असल में कितनी राहत दे पाता है। सही कहा आपने, वो एक पहलू है। अच्छा, इसी तरह की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी आई है, दिवाली बोनस को लेकर। हाँ, मैंने भी सुना यूपी सरकार भी बोनस दे रही है। जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का फैसला किया है। अच्छा। साथ ही दैनिक वेतन पर काम करने वाले और वर्क चार्ज कर्मी भी इसमें आएंगे। ठीक है। इसके लिए राज्य सरकार करीब 1000 करोड़ रुपए का बजट भी दे रही है। तो ये भी त्योहारों से पहले एक अच्छी खबर है वहां के कर्मचारियों के लिए। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से एक और खबर पर बात करते हैं। विकास और कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई कोई नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात हो रही है। हाँ, राज्य सरकार ने करीब 80 एकड़ जमीन पर एक नया औद्योगिक पार्क बनाने की योजना घोषित की है। 80 एकड़? जी, इसका मकसद तो जाहिर है राज्य में निवेश लाना और रोजगार के मौके पैदा करना है। और इसी खबर के साथ राज्य में अपराध दर में कमी का भी दावा किया गया है। एनसीआरबी रिपोर्ट का जिक्र था शायद। जी हाँ, जानकारी यही है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि राज्य में अपराध दर में ऐतिहासिक गिरावट आई है और राज्य को जीरो दंगा राज्य भी बताया गया है। अच्छा, जीरो दंगा राज्य। अक्सर सरकारें विकास और अच्छी कानून व्यवस्था को एक साथ पेश करती हैं। क्या आपको लगता है ये कनेक्शन वाकई इतना सीधा है? देखिए, ये एक स्थापित सी बात है कि निवेशक, मतलब जो पैसा लगाते हैं, वो उन जगहों पर ज्यादा सहज महसूस करते हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। हाँ, ये तो है। माहौल स्थिर और सुरक्षित हो। तो सरकारें अक्सर औद्योगिक नीतियों के साथ साथ कानून व्यवस्था में सुधार के दावे करती हैं। ये एक तरह से निवेश खींचने की रणनीति का हिस्सा होता है। हालांकि अपराध दर के आंकड़े और उनका विश्लेषण थोड़ा जटिल होता है, लेकिन निवेश के माहौल के लिए सुरक्षा की भावना तो जरूरी है ही। सही का। तो ये तो हुई आर्थिक और प्रशासनिक घोषणाएं। अब उन लोगों के लिए क्या खबर है जो नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, रोजगार के मौके? उनके लिए भी कुछ उम्मीद की खबरें हैं। सुनने में आ रहा है कि भारतीय रेलवे जल्द ही जूनियर इंजीनियर मतलब जेई और कुछ दूसरे तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अच्छा, रेलवे में भर्ती, ये तो बड़ी खबर है। हाँ, जो युवा रेलवे में नौकरी चाहते हैं उनके लिए अहम हो सकता है। उन्हें रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट्स पर नजर रखनी चाहिए। और राजस्थान से भी ऐसी कोई खबर है? जी, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी भी जल्द ही मेडिकल फील्ड और कुछ अन्य विभागों में खाली पदों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाला है। तो तैयारी करने वालों के लिए ये जरूरी सूचनाएं हैं। बिल्कुल। चलिए अब जरा राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों और सामाजिक पहलों की तरफ चलते हैं। एक और अहम कार्यक्रम हुआ नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का शताब्दी विजयादशमी समारोह।
संघ अपने 100वें साल में प्रवेश कर रहा है। जी, ये आरएसएस के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका है। नागपुर के रेशमबाग मैदान में उनका जो हर साल विजयदशमी उत्सव होता है, वो इस बार शताब्दी समारोह के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या रहीं? कौन लोग शामिल हुए? संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने अपना वार्षिक संबोधन दिया, जो वो हर साल देते हैं। इस बार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे। अच्छा। और एक और अहम बात यह हुई कि प्रधानमंत्री जी ने इस मौके पर संघ की 100वीं वर्षगांठ के लिए एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। और संबोधन में किन मुद्दों पर जोर रहा, क्या जानकारी है? सूत्रों के मुताबिक संघ प्रमुख के संबोधन और कार्यक्रम में हिंदू समाज की एकता, संगठन को मजबूत करना, समाज सेवा, राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने जैसे विषयों पर जोर दिया गया। किसी भी संगठन के लिए 100 साल का सफर पूरा करना वाकई एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। हाँ, बिल्कुल। इस मौके पर जो बातें कही गईं, वो संगठन के भविष्य की दिशा और उनकी प्राथमिकताएं क्या हो सकती हैं, इसका कुछ संकेत देती हैं। चलिए, विकास के बातों के बीच जरा प्रकृति का मिजाज भी जान लेते हैं। मौसम का क्या हाल है? कई जगह बारिश की खबर है। जी हाँ, मौसम काफी सक्रिय बना हुआ है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान समेत उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। और आगे के लिए मौसम विभाग क्या कह रहा है? आईएमडी यानी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन मतलब 3 और 4 अक्टूबर को भी आसमान में बादल रहेंगे और तापमान में थोड़ी और गिरावट आ सकती है। और जो लोग पहाड़ी इलाकों की तरफ जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए कोई खास सलाह? हाँ, उनके लिए जरूरी सूचना है। 5 से 7 अक्टूबर के बीच उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। ओह, भारी बारिश? जी, और कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी संभावना है। तो जो लोग इन दिनों पहाड़ों की यात्रा पर जा रहे हैं या जाने वाले हैं, उन्हें मौसम का हाल देखकर ही निकलना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल। और राजस्थान के लिए क्या है पूर्वानुमान? राजस्थान में भी एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव है। इसके असर से राजधानी जयपुर समेत राज्य के कई जिलों में अगले 4-5 दिनों तक रुक-रुक कर बारिश हो सकती है। उदयपुर संभाग में तो कुछ जगह भारी बारिश हुई भी है। तो मतलब उत्तर भारत में मौसम अभी कुछ दिनों और ऐसा ही रहेगा। यात्रा करने वालों को सावधान रहना होगा। जी बिल्कुल। मौसम के बाद अब रुख करते हैं संस्कृति और तकनीक की दुनिया की तरफ। पहले एक दुखद खबर है। हाँ, आज भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक, पद्म भूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र जी का आज सुबह निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। ओह, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, ये तो बहुत दुखद समाचार है। उनका संगीत में क्या स्थान था? वो किस शैली के लिए जाने जाते थे? वे किराना घराने के थे, जो हिंदुस्तानी संगीत का एक प्रमुख घराना है। पंडित जी खासतौर पर अपनी ठुमरी और ख्याल गायकी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। उनकी आवाज में एक अलग ही बात थी। पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। नेताओं, कलाकारों और संगीत प्रेमियों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। उनका अंतिम संस्कार उनके शहर वाराणसी में हुआ। उनका जाना वाकई भारतीय संगीत के एक युग का अंत है। सचमुच एक युग का अंत। उनकी कला हमेशा याद रखी जाएगी। तो एक तरफ संस्कृति जगत में ये क्षति हुई, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई और कह सकते हैं डराने वाली चिंता उभर रही है, एआई और डीप फेक का मामला। जी, ये मामला वाकई बहुत गंभीर है और दिखाता है कि टेक्नोलॉजी किस हद तक खतरनाक हो सकती है। खबर है कि अभिनेता अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन ने गूगल और यूट्यूब पर 4 करोड़ रुपए का मुकदमा किया है। 4 करोड़ का मुकदमा? जी। क्यों? क्या आरोप लगाए हैं? आरोप यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके डीप फेक कंटेंट बनाया गया। मतलब नकली वीडियो या ऑडियो जिसमें उनके नाम, आवाज और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया गया, धोखाधड़ी के इरादे से। बहुत ही खतरनाक बात है। इसका मतलब है कि एआई से किसी का भी नकली वीडियो या ऑडियो बनाया जा सकता है जो बिल्कुल असली लगे। हाँ, बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये घटना दिखाती है कि ऑनलाइन प्राइवेसी, पहचान की चोरी और साइबर क्राइम कितने गंभीर हो सकते हैं। सही बात है। जैसे जैसे एआई तकनीक और बेहतर और आम होती जा रही है, वैसे वैसे इस तरह के गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी को रेगुलेट कैसे किया जाए? इन बड़े प्लेटफॉर्म्स की क्या जिम्मेदारी बनती है? हाँ, कानून क्या कहता है इस बारे में? कानून अभी भी इस मामले में विकसित हो रहा है। ये केस निश्चित रूप से इस बहस को और आगे बढ़ाएगा कि कैसे इन नई चुनौतियों से निपटा जाए। ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है। भविष्य में बड़ी चुनौती बनने वाली है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।
उम्मीद है टर्बो टाइम्स प्लस की इन खबरों का ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण रहा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों और विश्लेषण के साथ।